नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। हम लोग बातचीत कर रहे हैं एथिक्स सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के चौथे प्रश्न पत्र पर। इसके पहले हम लोगों ने दो हिस्सों में बातचीत की थी। पहला हिस्सा था जिसमें हम लोगों ने दार्शनिक पक्ष के तौर पे विचार पढ़े थे। दूसरे पक्ष में हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक पक्ष को देखा था, जिसमें एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात की थी। आज हम लोग तीसरे हिस्से पे आ रहे हैं, जिसका लक्ष्य ये है कि जो भी एथिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं उसका प्रशासन में कैसे प्रयोग करना है। तो इस पर हम लोग इसीलिए जो सिलेबस बनाया गया उस पाठ्यक्रम में अप्लाइड हिस्से के तौर पर प्रशासनिक पक्ष को रखा गया है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये पूरी क्लास चल रही है जिसमें हम लोग पाठ्यक्रम को समझ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम जो हमारे सामने आया और बड़े परिवर्तन हुए और इसमें इतना ज़्यादा महत्व दिया गया एथिक्स को कि पूरे सामान्य अध्ययन के 1/4 हिस्से को एथिक्स में शामिल किया गया। तो उसका बैकग्राउंड जब हम लोग देखेंगे विस्तार से, जब मूल प्रश्न पत्र पर आएंगे और जब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, यहाँ बस ये कहना है कि जो नई ज़रूरतें पैदा हुई पूरी दुनिया में, उसके अनुसार ये आवश्यक हो गया था कि प्रशासन में भी बदलाव किया जाए। विशेषकर पहले अगर आप मैक्स वेबर को पढ़ें, ठीक, फ्रेडरिक टेलर को पढ़ें, और एक तरह से ये शुरुआती दार्शनिक थे, विचारक थे, जिन्होंने प्रशासन की नींव रखी या विचार की, और उस आधार पर पूरी दुनिया में प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। लेकिन जहाँ तक भारत जैसे देश की बात थी कि जो प्रशासनिक ढांचा, ऐसे प्रशासक जो इसलिए प्रशासन करते थे कि गुलाम जनता को कंट्रोल किया जाए, उसमें परिवर्तन आया आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद इस बात पर बल दिया जाने लगा कि अब हमें एक सेवक के तौर पर काम करना है। इससे लोक सेवा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। वही अधिकारी जो एक शासक के तौर पे काम करता था, आज़ादी के बाद ये माना गया कि अब वह सेवा भाव से काम करेगा। लेकिन बड़ा परिवर्तन हुआ 90 के बाद, जब एक तरह से भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई, ग्लोबलाइजेशन आया, और अब इस बात की बहुत ज़रूरत महसूस हो गई कि अब कोई भी देश, विशेषकर वो देश जो विकासशील है या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो जब तक दुनिया के साथ तालमेल नहीं बैठाएंगी तब तक तरक्की नहीं हो पाएगी। और इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था कहें या भारतीय परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का भी प्रवेश होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, और उसके बाद WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के साथ जो सूचना क्रांति में बदलाव आया, उसने ये आवश्यक कर दिया कि हम प्रशासन में भी आमूलचूल परिवर्तन करें। जब 90 के बाद सुशासन की बात होती गई, लेकिन फिर भी उससे काम नहीं बना। इसलिए अब नैतिक शासन के दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं। और सामान्यतः ये जो बड़ा परिवर्तन हुआ, इस बड़े परिवर्तन के मूल में इस बात का कहते हैं कि एक तरह से गुस्सा भी कह सकते हैं प्रशासन या जो राजनीति में था, विशेषकर मनमोहन सिंह सरकार में जो बड़े परिवर्तन शुरुआत पहले से हो गई थी, लेकिन बड़ा परिवर्तन 10-11 से शुरू हुआ। तो उसमें यह था कि जितने भी विकासकारी कार्य हैं, जो भी नीतियां हैं, जैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय कहा था कि हमारा जो असफलता ये है कि जो हम विकासकारी कार्यों को उन लोगों तक नहीं पहुंचा सके जिन लोगों तक इनको पहुंचना था। और वो दौर हम लोग देख रहे थे भ्रष्टाचार का, राष्ट्रमंडल का घोटाला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो। इस पूरे ने भूमिका बनाई और अनिवार्य कर दिया कि हम प्रशासन को बदलेंगे और प्रशासन की कार्यप्रणाली को बदलेंगे। यहाँ मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर चौथी रिपोर्ट, शासन में नैतिकता की जो चौथी, बहुत सारी रिपोर्ट्स है, उसमें जो ये चौथी रिपोर्ट्स आई वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि इसके अंतर्गत ये माना गया कि नैतिकता को किस तरह से प्रशासन में प्रयुक्त किया जाए। और देखिए इसका जो लक्ष्य, ये मैंने ये जो स्टेटमेंट है ये एम वीरप्पा मोइली का है, जो द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग से संबंधित रहे। इस एक तरह से इन्हीं के निर्देशन में पूरा सुधार कार्य हुआ। वीरप्पा मोइली का ये जो स्टेटमेंट है, जो कि उस चौथी रिपोर्ट की भूमिका में है, यद्यपि बहुत बड़ी भूमिका है, उसमें से हमने थोड़ी सी चीज़ों के पर बातचीत की है यहाँ पर। इसमें देखें, अब देखिए इसमें खुशहाली और समानता की तलाश में अब लक्ष्य क्या है? खुशहाली, समानता। जो भी प्रशासन जो भी काम कर रहा है,
जो भी राजनीति है उसका लक्ष्य क्या हो गया, हम खुशहाली और समानता। ये जो रिपोर्ट्स की दो शब्द हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि प्रशासन का लक्ष्य क्या है कि हमें खुशहाली लाना है और समानता, ये दो लक्ष्य। क्योंकि हम सामाजिक पूरा अगर आप देखें, भारतीय संवैधानिक ढांचे को देखें या भारतीय राजनीति का जो मूल तत्व देखें, वह मूल तत्व इसी खुशहाली और समानता के लक्ष्य पर निर्धारित है। भाई समानता आएगी तो वो खुशहाली की ओर अग्रसर होंगे। अब देखिए इसमें बड़ी अच्छी बात कही गई है, ये चौथी रिपोर्ट में आवश्यकता बताया गया है। खुशहाली समानता तलाश में शासन को एक कमजोर कड़ी माना जाता है। अब देखिए रोचक बात है कि कमजोर कड़ी माना जाता है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार को दूर करने का नहीं है, बल्कि अब देखिए कड़ी माना जा रहा है। क्यों कड़ी माना जा रहा है? जैसा मैंने अभी आपके साथ चर्चा की कि भाई अब जो भी आप विकास कार्य, बहुत पहले बहुत चर्चा में आया था भ्रष्टाचार की, राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट कि 1 रुपये भेजते हैं 10 पैसे पहुंचता है, वो दौर चलते चलते ग्लोबलाइजेशन के बाद एक चुनौती के तौर पे हमारे सामने आया। इसलिए कहा गया कि बहुत अच्छी प्लानिंग बना लें, लेकिन आप ये जिसके द्वारा आपको क्रियान्वयन करना है वो एक कमजोर कड़ी के तौर पे आता है। अब देखिए दूसरी बात क्या कह रहे हैं, भ्रष्टाचार को दूर करना एक नैतिक अनिवार्यता नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार के बारे में कह रहे हैं ये सिर्फ एथिकल मुद्दा नहीं है कि आचरण का मुद्दा नहीं, बल्कि किसी देश को दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ गठजोड़ के लिए एक आर्थिक आवश्यकता है। अब देखिए नए पैटर्न में जब ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या कह रहे हैं कि कोई भी देश कब तरक्की करेगा, जब उसका आर्थिक रूप से गठजोड़ होगा। आर्थिक गठजोड़ की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से गठजोड़ तब होगा जब भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो अब ये सिर्फ आंतरिक मामला नहीं है, ये सिर्फ आचरण का मामला नहीं है, बल्कि तरक्की के लिए पूरी दुनिया के साथ संबंध बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। फिर कहते हैं एक अच्छे शासन के 6 मापदंड समझे जाते हैं, कुछ उप मापदंड साथ मिलकर बनते हैं। अब देखिए 6 मापदंडों की यहां बात हो रही है। यह मापदंड कथन और जवाबदेही पहला, दूसरा राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा की अनुपस्थिति, मतलब प्रशासन में जो आप कह रहे हैं उसकी जवाबदेही। जब सत्यनिष्ठा को इस सिलेबस में शामिल किया गया तो उसकी भूमिका देखिए, जो आप कह रहे हैं कथन उसके प्रति आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना। फिर राजनीतिक अस्थिरता हिंसा कर, भाई कब ये विकास हो पाएगा, कब हम इस ओर बढ़ पाएंगे, जब राजनीतिक स्थिरता आएगी, उसके साथ साथ हिंसा भी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी देश अहिंसा के माहौल में ही विकास कर सकता है। फिर सरकारी प्रभावशीलता, विनायक बोझ से युक्तता, सरकारी काम प्रभावशाली ढंग से और विनायक बोझ, अगर कोई ऐसा वो है कर्ज, मतलब कहते ना कि कोई भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, वो आपकी युक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसी जोखिम ज़्यादा ले लें और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ना ले पाएं और वो एक बोझ बन जाए। फिर है कानूनी नियम होने चाहिए। और देखिए रिश्वत की अनुपस्थिति। अब इन्होंने ये 6 अलग अलग मापदंड बताए हैं, आगे हम देखेंगे पूरे पाठ्यक्रम में यह कहीं ना कहीं पूरी तरह से आत्मा के तौर पर विद्यमान रहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, विश्वास और आस्था बनाने के लिए वातावरण क्या ऐसे हो रहा। अब देखिए विश्वास और आस्था, मतलब आप कोई भी देश तभी विकास कर सकता है जब आप भरोसा, जैसे आम नागरिक ही नहीं, जो विदेश का जो माहौल है, जो आर्थिक निवेश करना चाह रहे हैं, वह भी आप पर विश्वास कर सके। और इसके लिए जहां क्या शक्ति है, पारदर्शिता, खुलापन, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई भी कानून बनाएं और उसको अन्य लोगों को जानने के लिए उपलब्ध ना हो। खुलापन होना चाहिए, निर्भीकता, निष्पक्षता और न्यायपूर्ण का मूल्य होता है, न्यायपूर्णता का मूल्य होता है, हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। अब क्या है कि सही बयान लिख, खुला पारदर्शिता, खुलापन, निर्भीकता, निष्पक्षता, न्यायपूर्णता का मूल्य होता है और हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। अब वीरप्पा मोइली जी, अब ये जो सुधार हुआ इस रिपोर्ट्स के बाद सिलेबस में बदलाव होता है और बदलाव होने के बाद हमारे सामने एथिक्स का चौथा पेपर हो जाता है। अब हम जो इस पेपर में शामिल किया गया है उसका लक्ष्य
खुशहाली समानता होगा। ये कब आएगा? भ्रष्टाचार जब खत्म होगा और सरकार पारदर्शी ढंग से निष्पक्षता से काम कर जाएगी। ऐसा कैसे होगा? इसी के लिए चौथे पेपर की आवश्यकता है। अब हम लोग देखते हैं इस चौथे पेपर में पाठ्यक्रम क्या है। संक्षेप में छोटे छोटे बिंदुओं को देख लेंगे और फिर हम लोग जब आगे के लेक्चर्स में एक एक टॉपिक पर अलग से विस्तार करते हैं। आइए देखते हैं अब इसका चौथे प्रश्न पत्र का जो प्रशासनिक विशेषकर जो लास्ट के जो 2 चैप्टर है, वह आपने नैतिक विचारों को किस तरह पढ़ा और आपने मनोविज्ञान को पढ़ के मानवीय आचरण को समझा। अब इन दोनों को मिलाकर प्रशासन को कैसे भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, इसके लिए जो जो विषय रखे गए हैं उसको अब हम समझते हैं। आइए देखते हैं आगे का पाठ्यक्रम। देखिए, ये प्रशासनिक पक्ष, इसको हमने अपनी सुविधा के लिए पाठ्यक्रम को 3 हिस्सों में बांटा है। इसी में हमारा जो अंतिम हिस्सा है वो प्रशासनिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। तीसरे पक्ष में ये जो हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, विचार एवं आचरण के अनुरूप प्रशासन में नैतिक निर्णयों संबंधित मुद्दों को सम्मिलित किया गया है। अब एक किसमें, जैसा हमने विचार और आचरण को देखा, हमने विचार को देखा, नैतिकता से संबंधित विचार, और मनोविज्ञान में हमने देखा कि व्यक्ति आचरण कैसे करता है, इसको के अनुरूप प्रशासन में नैतिक निर्णयों से संबंधित हमें कहाँ लक्ष्य क्या है? प्रशासन में नैतिक। जैसे अगर किसी को टीचिंग में जाना हो तो हम लोग फिर वो 2 हिस्से लगभग कॉमन रहते हैं, जिसमें कि हम लोग नैतिक विचार को देखते हैं, साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हमें प्रशासन के अंतर्गत इसको देखना होता है। लोक प्रशासन निजी शासन के अंतर्गत सरकारी निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं, इसको देखना है। इसके साथ साथ दुविधाएं, चिंताएं और दुविधाओं में थोड़ा सा अंतर होता है, उसको देखते हैं। उनसे निपटने के तरीके, क्योंकि समस्या कब आती है? जब इथिक्स बीच में आती है। जैसे जो नियम बने हैं उसका आपने पालन कर लिया और नियम से आप बाहर नहीं जा रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा दुविधा की बात नहीं है। दुविधा की तब बात आती है जब उसमें आपके पास कुछ नैतिक मूल्य एक पक्ष के रूप में आ जाता है और कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होता है। तब इससे निपटने के लिए आपको कह सकते हैं नैतिक प्रशिक्षण आवश्यक है। फिर उत्तरदायित्व तो नैतिक शासन, नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, क्योंकि भाई मूल्य तभी आएंगे अच्छी तरह से जब उनका स्थायीकरण होगा। आपने थोड़ा सुधार किया और वो अपने कुछ समय बाद, हम सबको पता है कि अगर आपका अभ्यास नहीं है तो वो दोबारा व्यक्ति अच्छे मूल्यों को छोड़ देता है। इसे कभी कभी हम लोग कहते हैं ना शमशान घाट की प्रेरणा। जब व्यक्ति किसी का देहांत होता है और शमशान घाट पर जाता है तो पूरा जीवन नश्वर लगने लगता है, लेकिन जब वहाँ से निकलता है थोड़े समय बाद वो दोबारा उन्हीं चीज़ों में लिप्त हो जाता है। तो इसलिए सिलेबस जोड़ा गया कि मूल्यों सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। फिर कारपोरेट गवर्नेंस का महत्वपूर्ण विषय है। कारपोरेट गवर्नेंस, क्योंकि आज का दौर ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब तक हम लोग कारपोरेट गवर्नेंस को नहीं समझेंगे या उनके साथ कैसा आचरण करना होता है, इसे समझने के लिए यहाँ दिया है। फिर इसका जो अंतिम चैप्टर है, शासन में ईमानदारी के अंतर्गत लोक निधि और भ्रष्टाचार। फिर वर्क कल्चर, क्योंकि भ्रष्टाचार में सबसे बड़ी भूमिका या किसी भी संस्थान में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसकी वर्क कल्चर आवश्यक है। कुछ नियम बनाए गए जैसे आचार संहिताएं, सेवात्मक गुणवत्ता, नागरिक घोषणा पत्र, सूचना का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों नेता आदि का अध्ययन करना है। मुख्यतः ये चौथे पेपर जो तीसरा हिस्सा है इसमें इन बिंदुओं को हमें देखता है। संक्षेप में इनको अगर अलग अलग करके देखें, इसमें हम लोग अलग अलग बांट ले रहे हैं। एक ये 2 चैप्टर्स अलग अलग किए गए हैं। इसमें सरल ढंग से ही कहा गया है लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, इसके अंतर्गत कहा गया। और फिर इसमें कहा गया शासन व्यवस्था में ईमानदारी। इन 2 हिस्सों में बांटकर इसे हमें अध्ययन करना है। अगर हम देखें तो स्थिति या समस्याएं, मतलब इसमें हम लोगों को मुख्यतः इस बारे में बातचीत करना है, हम लोग डिस्कशन करना है कि इस समय जो नई बदली हुई परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में किस तरह से की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। और जो इसका जो मुख्य हिस्सा है, या जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो देखते हैं जो केस स्टडी दी जाती है, उस केस स्टडी से संबंधित ये हिस्सा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपने अंबेडकर को पढ़ लिया, सामाजिक न्याय, महात्मा गांधी के अहिंसा का सिद्धांत पढ़ लिया, संविधान में आपने पढ़ लिया कि 14 साल के बच्चों, जो कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करा सकते, उनको शिक्षा का अधिकार। ये पूरा पढ़ने के बाद फिर केस स्टडी आती है। वो सीधा आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है कि 14 साल के कम बच्चों से काम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वो इस तरह से पूछते हैं अलग अलग ढंग से। उदाहरण, एक बार IAS ने सवाल पूछा है कि मुख्य परीक्षा में
कि भाई आप एक जगह जाते हैं, आप अधिकारी हैं और आप छापा मारते तो वहाँ पर कुछ बाल श्रम मजदूरी पाई जाती, बाल श्रम करने। अब आपका चुनौती है, क्योंकि आजीविका का साधन उनका बाल श्रम ही है। जिन परिवारों से आते हैं वो बहुत गरीब हैं, तो आप वहाँ क्या निर्णय करोगे? या फिर एक कैसेटी आई कि मान लो किसी मिड डे मील कहीं खाना बनता है और वहाँ पर कुछ ज़्यादातर जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उन घर वाले विरोध कर देते हैं, कोई खाना बनाने के लिए जिसको रखा गया है उसके हाथ का खाना कुछ जाति वाले पसंद नहीं कर रहे। अब इस समस्या में आप क्या करेंगे? स्कूल बंद करा देंगे? या फिर आपने सामाजिक न्याय पढ़ा है, आपने संविधान पढ़ रखा है, इन सब के बावजूद आपको निर्णय कैसे करना है? तो ये इस तरह की जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए आपको केस स्टडी के तौर पर मानसिक अभ्यास कराया जाता है। तो यहाँ पर उसी संदर्भ में इस चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे, सैद्धांतिक बातें हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, सरकारी निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं। अब देखिए इसमें शब्द है नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं। ये अब ये चुनौती है। जैसे एक बार जब भाई दुविधा किसे कहते हैं? दुविधा का सरलता सरल, आपके पास दो विकल्प हों, दोनों विकल्पों में से कम एक विकल्प का चुनाव करना जरूरी हो, और तीसरा उनमें से अगर किसी भी एक विकल्प का आप चुनाव करते हैं तो भी आपको मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती। नैतिक दुविधा इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर आपको सामान्यतः अगर आप देखेंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम हो गया है और आपको 5 बजे के बाद रुकना पड़ता है, जो कि आपके रूटीन में नहीं है, और उसी दिन अगर घर में कोई कार्यक्रम, परिवार में कोई कार्यक्रम है, तो नैतिक दुविधा। अगर आप 5 बजे चले जाते हो छोड़कर कि नहीं, मुझे घर को मैंने वादा कर रखा है, जन्मदिन है, मुझे बच्चे के साथ मौजूद रहना है, वो जरूरी है, और यहाँ भी एक काम आ गया है। अगर आप ऑफिस को मात देते हो तो घर में नैतिक मूल्य बाधित होते हैं, और घर की परवाह करते हो तो एक अधिकारी के तौर पे जो आपके कर्तव्य हैं उसमें समस्या आती है। इस तरह की नैतिक दुविधा तो मैंने सरल तरीके से बताया। जब इस चैप्टर पे हम लोग और विस्तार देखेंगे, यही नैतिक दुविधाएं कब पैदा होती हैं? जब आप नैतिकता के आधार पर कोई निर्णय लेना चाहते हो। बने बनाए पैटर्न पर निर्णय लेना है तो बहुत ज्यादा दुविधा में आदमी नहीं होता। यही जब चीजें स्थायी प्रकृति की हो जाती हैं तो चिंता में बदल जाती हैं, जब ये बार बार ऐसा हो जाए। मध्य प्रदेश MPPCS ने बहुत अच्छी केस स्टडी पूछी। संक्षेप में, एक शराबी महिला है और आपने उसे खुद निकाला है काम से, अब उसको दूसरी जगह नौकरी मिलनी है और वो आपसे कह रही है कि आप मेरी सिफारिश कर दो। अब आपको पता है कि ये शराब पीती थी, आपको पता है इसीलिए गुणवत्ता खराब होने की, शराब पीने गुणवत्ता खराब होने मैंने इसको निकाला है। ये इसका एक पक्ष है। दूसरी नैतिक दुविधा क्या है? वो सिंगल पेरेंट्स है, अगर उसको नौकरी की बहुत आवश्यकता है, अगर उसे नौकरी नहीं मिलेगी उसका जीवन बहुत कष्ट में बीतेगा। लेकिन आपसे अगर आपको सहानुभूति होने के बावजूद अगर दूसरा नियोक्ता आपसे पूछता है उसके बारे में, तो आप क्या जवाब दोगे? बहुत शानदार केस स्टडी है, इसको आगे लेक्चर्स में हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो अगर देखें इसको, तो इस तरह की चिंताओं को हमें देखना है। फिर अगर आप किस तरह की नैतिक दुविधाएं, चिंताएं हमारे सामने आ रही हैं, तो आपके लिए विधि देखिए। ये भी दिया है भाई, कौन उसके लिए लॉ है कि नहीं है, ठीक, विधि और नियम कोई बना है कि नहीं, नियम का स्पष्टीकरण के लिए कोई विनियम है कि नहीं है। जब ये तीनों चीजें से काम ना बने तब आपको अंतरात्मा के आधार पर काम करना पड़ता है। तो ये 4 आपके पास पैटर्न है, ऐसा नहीं कि सीधे आप अंतरात्मा पे काम करने लगोगे। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसे अलग ढंग से ये विधि, नियम व विनियम और अंतरात्मा को पढ़ना रहता है। फिर इसी चैप्टर में अंतर्गत फिर आगे देखते, फिर आता है शासन व्यवस्था में नीति परक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। फिर यह भी देखना होगा कि हम कैसे, कौन से तरीके हैं कि शासन व्यवस्था में, अब यहाँ पर एथिक्स के साइकोलॉजिकल ढंग से हमें नहीं पढ़ना है कि साइकोलॉजी में कैसे मूल्यों का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। यहाँ हमें देखना है कि ये शासन व्यवस्था में कैसे नैतिक मूल्यों को सुदृढ़, इसके लिए अलग अलग नियम है, कुछ अभ्यास है जिसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके साथ साथ ये 2 टॉपिक ये भी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा नीति व्यवस्था में नैतिक मुद्दे। फॉरेन पॉलिसी में नैतिक मुद्दों की बात होती है। भाई बहुत अच्छा पुष्पेश पंत जी कहते हैं कि भाई अगर आप, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब हम पढ़ाते हैं तब भी इसमें आते हैं, कोई भी सहायता, भाई फॉरेन पॉलिसी क्या है, विदेश नीति, अपना हित साधने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति कहलाती है। इसलिए कोई सहायता मिल रही है
तो वो उसके साथ नैतिक मुद्दा अपने आप जुड़ जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में निधि व्यवस्था, नैतिक मुद्दे, जैसे अगर हम एथिक्स को देखें, एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा आईएएस मुख्य परीक्षा में, क्या भारत को वर्ल्ड बैंक की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए? अब वर्ल्ड बैंक से अभी सवाल पूछना इस बात का प्रतीक है कि जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा आपसे अपेक्षा करती है कि आप आलोचनात्मक, क्रिटिकली ढंग से जो व्यवस्थाएं बनी उनका मूल्यांकन कर सको। ये छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों जो निधि दी जा रही है उसमें नैतिकता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वर्ल्ड बैंक की बहुत सारी सहायताएं ऐसी होती हैं जो आपके देश के मूल्यों के अनुरूप नहीं हो सकती, आपको जिस तरह के विकास की आवश्यकता है उसके अनुरूप हो सकता है कि आपको ना दे के वर्ल्ड बैंक सहायता वो अपने लाभ के अनुसार या अमेरिका या विकसित देशों के मुनाफे के लिए काम कर रहा हो। तो इस तरह के मुद्दों की हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। फिर कारपोरेट शासन व्यवस्था, आज के दौर में कारपोरेट शासन व्यवस्था अपरिहार्य, अनिवार्य है। और इसीलिए जब आप देखें, क्योंकि जब आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका मल्टीनेशनल कंपनियों की हो जाती है, तब कारपोरेट शासन व्यवस्था अपने आप शासन के एक अच्छे शासन व्यवस्था के तौर पे देखा जा रहा है। और अब उसमें यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं कि अब कोई भी कर्मचारी सिर्फ ऐसा नहीं कि वहाँ का नौकर है, बल्कि उस पूरे सिस्टम का एक हिस्सा भी हो जाता है। तो ये जो नई व्यवस्था आई है, शेयर मार्केट के माध्यम से आई या कंपनियों के जो कॉर्पोरेट जगत में जो बदलाव हुए उसके माध्यम से आई है। और इसी तरह से इसी के अंदर हम लोग नैतिक मुद्दों को देखेंगे कि सामाजिक जवाबदेही के तौर पर कि जो भी मुनाफा आप कमा रहे हैं उससे आप कितना लोक कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। तो ये एक हिस्से के तौर पर इसे हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद दूसरे चैप्टर का जो अगला जो हिस्सा है इस अंतिम चैप्टर्स का, इसमें हम देते हैं, फिर आता है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, ये इस चैप्टर में है। फिर इसमें लोक सेवा की अवधारणा, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले ये एक तरह से यहाँ पर कुछ वो उन कामों को रखा गया है, पहले तो सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं, फिर उसके साथ साथ उन बातों को रखा गया है जो अभी हाल ही में बदलाव हुए हैं। टिल डेट जब तक सिलेबस रिवाइज हुआ था तब तक भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। और अपेक्षा की गई है कि विद्यार्थी जो कंपटीशन दे रहा है वो इन मुद्दों की एक समझ विकसित करे। शासन व्यवस्था ईमानदारी का दार्शनिक आधार, दार्शनिक आधार में उन बातों का दोबारा अध्ययन करना। इसके पहले के चैप्टर्स में वो प्रश्न आए हैं, वो मुद्दे आए, लेकिन अलग से वो दार्शनिक आधार का सिर्फ है कि जो भी हम व्यवस्था बना रहे हैं उसके मूल में क्या है, जो मूल में अवधारणाएं हैं उनका अध्ययन करना है कि व्यवस्था क्यों बनाई जाए। जैसे लोक सेवा की जो अवधारणा, इसका दार्शनिक आधार ही यही है कि यह सेवा लोगों के हित के लिए बनी है, इसलिए कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों के हित में हो और दूसरा वह उसके विकास के में अवरोध उत्पन्न करता हो। बड़ा अच्छा कि मेरी एक किताब का विमोचन हुआ, उस किताब के विमोचन द्वारा जस्टिस चंद्रचूड़ भी मौजूद थे, माननीय राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद थे। और तो इन सब जब हमारे विश्वविद्यालय में वो किताब विमोचन हुआ तो बड़ी अच्छी उसमें एक बात आई सामने, और शायद मुझे लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कही थी कि भाई आप एथिकल, आप कोई भी निर्णय लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें निर्णय लेते समय कि जो संविधान है उसके विपरीत ना हो, फिर उसके बाद संविधान की मूल भावनाओं को ठेस न पहुंचाता हो, दूसरा लोक हित के विपरीत ना हो। तो दो तीन मूल बातें हैं जिसका हम पालन करके सरलता से एक नैतिक शासन को स्थापित कर सकते हैं। तो बहरहाल तो उसी में है कि ईमानदारी का दार्शनिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए सूचना आधार प्रदान करना, पारदर्शिता, यह इसी से सूचना का अधिकार आया। अब देखिए सूचना का अधिकार आया तो एक क्रांतिकारी कदम रहा है लोकतंत्र में, लेकिन फिर भी इसकी एक लिमिटेशन है। बड़ा अच्छा एक लाइन आती है कि सूचना का अधिकार सिर्फ ये बताता है कि इस गटर का ढक्कन हटा के बताता है कि यहां पर कितनी गंदगी है, उस गंदगी को दूर करने की ताकत फिलहाल इसमें नहीं। इससे सिर्फ सूचना का अधिकार देने से काम नहीं बनता, इसको आगे जाकर इसे हमें अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें देखते हैं, अब देखिए नीतिपरक, अब आचरण संहिता हर जगह बनी हुई है, लेकिन नीतिपरक आचार संहिता की बातचीत हो रही है। जैसे होता ना कि अगर किसी का हम सम्मान करते हैं, एक बहुत अच्छी लाइन है
कि शान बढ़ जाती कि रुतबा घट गया होता, शान बढ़ जाती कि रुतबा घट गया होता, गुस्से में कहा जो तुमने थोड़ा हंस के कहा होता। तो निर्देश देना वो आचार संहिता, हंस के निर्देश देना अब एथिक्स जुड़ गई, उसमें सम्मान जुड़ गया, जिससे बड़ा विवाद होता है कभी कभी। तो मामूली सा अंतर है। आचरण संहिता बहुत सपाट होती है, ये होना चाहिए, लेकिन नीतिपरक आचार संहिता कुछ मूल्यों के, नैतिक मूल्यों के जुड़ने के साथ ये बनती है। जैसे बड़े आप किसी को सॉरी बोलते हो तो ठीक है सॉरी बोल दिया, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हो दोबारा फिर मैं गलतियां करूंगा, लेकिन जब उसको दिल से सॉरी बोलते हो तो ज़्यादा एथिक्स के निकट हो जाती है। तो इन दोनों के अंतर को देखते हुए करेंगे कि ये इससे कैसे अलग है, कैसे। फिर नागरिक घोषणा पत्र, भाई ये जो हम लोग के शुरू में जो वीरप्पा मोइली जी का जो कथन देखा, पारदर्शिता, जवाबदेही, तो आता है भाई कोई व्यक्ति काम कराने आया है, अपना काम कराना चाह रहा है, तो उसको ये पता हो कितने दिन में काम होगा, साफ लिखा हो कि आज आपने एप्लीकेशन दी, 3 दिन बाद आएगी, 3 दिन बाद नहीं मिलती है तो आप यह कार्रवाई कर सकते हो। तो सूचना के अधिकार, नहीं तो आचार संहिता बनाई, फिर नागरिकों को ले गया, लेकिन फाइनली कार्य संस्कृति और सेवा प्रदान। अब ये वर्क कल्चर है, संस्कृति, ये पूरी निर्धारित, आप बड़े से बड़ा अच्छा, जैसे एक छोटा उदाहरण दो कि जैसे कन्या भ्रूण हत्या का अगर मामला देखें, अगर कल्चर में सामंतवाद है, पितृसत्तात्मक समाज है, ऐसी कल्चर है जिसमें कहते हैं कि कन्याओं को या लड़कियों को ज़्यादा अधिकार नहीं है, अगर वहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जैसे अगर आधुनिकीकरण मशीनें आ गई जो भ्रूण का पता लगा सकती हैं, तो उसका दुष्परिणाम हो गया। क्या हो गया? वो जो मशीन है वो उसका हस्र क्या हो गया? वह अब कन्या भ्रूण हत्या के रूप में हमारे सामने आ गई। इसलिए अगर कल्चर आपने नहीं बदली, सरकार संस्कृति नहीं बदली, तो बड़े से बड़े परिवर्तन निष्फल हो जाते हैं। इसलिए बड़ा मुद्दा है वर्क कल्चर। जैसे कहते हैं किसी भी संस्थान की तरक्की का अगर आपको अंदाजा लगाना हो तो आप उस संस्थान के वर्क कल्चर को आप देख सकते हैं। तो इसे कार्य संस्कृति को अलग अलग ढंग से हम लोग समझेंगे। अमेरिका की कार्य संस्कृति किस तरह काम करती है, भारत की क्या है और जापान की क्या है। अक्सर उदाहरण होता है भाई अमेरिका में अगर आप एडहॉक पर भी काम करा रहे हैं, 5 दिन वर्किंग डे के बाद 2 दिन अगर आप छुट्टी भी कर दे रहे हो या नौकरी से हट भी जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता जाता, क्योंकि वहाँ पर एडहॉक पर काम की गुणवत्ता में अंतर नहीं पड़ता। उसी तरह अगर जापान परिवारवाद है, वहाँ पर सोनी कंपनी अगर कभी अपनी फैक्ट्री बंद करती है तो अगर दूसरी कंपनी को कोई ब्रांच बंद अपनी कंपनी दे रही है या अपने कर्मचारियों को दे रही है तो वो गारंटी लेती है कि भाई हम अपने कर्मचारियों को, मेरे कर्मचारियों को वो सुविधाएं मिलती रहें जो मैं अपने संस्थान में देते रही हूँ। इसका अर्थ क्या होता है कि वहाँ पर तो वहाँ गुणवत्तापूर्ण काम कब होता है? जब उसमें सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्रवाद की आवश्यकता। जापानी राष्ट्रवाद इस पारिवारिक सुरक्षा की भावना को, उसके कार्य संस्कृति को बदल देता है। भारत जैसे देश में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भारत में क्या सरकारी सेवा में या सरकारीकरण जो है क्या गुणवत्ता कार्य संस्कृति खराब करता है, क्या प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी कार्य संस्कृति रहती है। तो हमें देखेंगे भारत के लिए बीच के रास्ते, उस पर हम लोग वास्तविक कार्य संस्कृति पर अध्ययन करना है। फिर सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, जो नए नए प्रयोग हुए हैं, ई प्रशासन की यहाँ पर बात हो रही है, उसको देखेंगे। फिर फाइनली लोक निधि का उपयोग क्या क्या हो सकता है। कोई मुख्य भ्रष्टाचार का संबंध लोक निधि के दुरुपयोग से जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़। जब इतना हो जाएगा तो हम कोई भी कानून ला रहे हैं तो किस तरह है। और देखिए पेचीदगी क्या है यहाँ पर। पेच ये है कि भाई आप अच्छे से कानून बना दो। जैसे मान लिया कि सरकार ये कह रही है कि आप, जैसे एक नया आया, मेरे ख्याल में 1-2 विद्यार्थी इस बात की चर्चा करते हैं। एक विद्यार्थी है वो बिहार में अच्छे प्रशासनिक पद पर, उसका कहना है कि अब सरकार अपना कार और ड्राइवर सरकारी नहीं देती, वो तो प्राइवेट सेक्टर से हायर करती है, तो वो आपको महीना उतना देना पड़ता है, 40-50 हज़ार रुपये दिया, वो प्राइवेट सेक्टर आपको कार और ड्राइवर मुहैया कराता है। तो इस तरह यदि कहीं कि इसका दुरुपयोग शुरू हुआ कि भाई खाते में पैसा जाना है कार वाले में, लेकिन उसको दिखाया गया कि 28 हज़ार रुपये दे रहे हैं, दिया 16 हज़ार जा रहा है और बदले में उससे ले लिए जा रहे हैं 8 हज़ार, भ्रष्टाचार चला जा रहा है। तो ये एक चुनौती है कि भाई क्या है। और अगर उसने शिकायत किया तो उसकी जो अनुबंध है वो खत्म हो जाए, किसी और से ले लें। तो एक बड़ी चुनौती के तौर पे भ्रष्टाचार हमारे सामने है। तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे किस तरह है। और भ्रष्टाचार की फाइनली
जो अंतिम टॉपिक के तौर पे भ्रष्टाचार है, अब मैं कभी कहता हूँ पूरा, जैसे वो उस इंट्रोडक्शन में वीरप्पा मोइली जी ने भी कहा है कि भ्रष्टाचार मुख्य समस्या है, और मैं कहता हूँ जो इथिक्स का जो 4th पेपर है वो भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए हम व्यवहारिक तौर पे क्या कर सकते हैं, उसी को जोड़कर पूरा ये बनाया गया है। तो पूरे सिलेबस का लक्ष्य कहाँ पर आता है, भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, समाप्त किया जाए, इसको लेकर आपको ये पूरा अध्ययन किया जा रहा है। एक तरह से मैं कभी कभी संक्षेप में कहा जाए तो लोक सेवा में भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए या खत्म किया जाए आदर्श तौर पर, उसके लिए चारों पेपरों की चर्चा, चौथे पेपर की चर्चा होती है, जिसको हम लोग अलग अलग ढंग से इसे देखेंगे। तो ये है, तो आज ये शुरुआत का जो लेक्चर्स था सिर्फ हम लोगों ने एक तरह से विषय को समझा है, इंट्रोडक्शन जैसा है, कौन कौन से टॉपिक हैं। अब आगे के हम लोग लेक्चर्स में एक एक टॉपिक को विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।